नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक वासंती हिंदी, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए यूज़ होती है। हिंदी सामान्य वासंती, उसका हम चौथा पाठ देख रहे हैं आज, मेरी जीवन रेखा। बाकी के अन्य पाठों के वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वह भी देख सकेंगे। चलिए तो देखते हैं मेरी जीवन रेखा। ये पाठ जो है मेरी जीवन रेखा एक बायोग्राफी, एक आत्मकथा है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उन्होंने अपनी कुछ जीवन की कुछ घटनाओं का इसमें वर्णन किया है, अपने संघर्षों का वर्णन किया है। तो यदि हम देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। इनके नाम के आगे आचार्य भी लगता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य माने जाते हैं। और आचार्य का अध्ययन भी इन्होंने किया होगा, इसलिए आचार्य जो लगा इनके नाम के आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं एक, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दो द्विवेदी जो हैं हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं बहुत। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आप अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं इनका परिचय, कि इनका जन्म जो है 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत ये बम्बई चले गए थे। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। इसके बाद सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है। अवदान यानी कि योगदान। तो अविस्मरणीय यानी ना भुलाने योग्य, ना विस्मरण करने योग्य। तो उन्होंने अपने हिंदी और साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। 21 दिसंबर सन 1938 में 38 को इनका देहावसान हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विनय विनोद, काव्य, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैतिक चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। वह जो समय था जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे, वो हिंदी के कलात्मक विकास का यानी कि उसके फाउंडेशन का समय नहीं था, बल्कि हिंदी के जो अभाव थे, कमियां थी, उनकी पूर्ति का समय था। आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। हिंदी की सारी कमियों को इन्होंने पूरा किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमा में उनका व्यक्तित्व है। स्वाधीनता यानी आज़ादी, कर्तव्य परायणता यानी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, न्याय निष्ठा, न्याय के प्रति निष्ठा, आत्मसंयम, परहित कातरता, दूसरों के भले के लिए लगे रहना और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में देखे जाते हैं। यदि हम और इनके जीवन के बारे में जानें, तो वो हमें इनकी आत्मकथा से ज्ञात हो ही जाएगा, जो इस पाठ में दी गई है। आइए तो चलिए हम इस आत्मकथा को पूरा ना पढ़ते हुए, क्योंकि पाठ तो काफ़ी लंबा है और पद्यात्मक नहीं बल्कि गद्यात्मक है। कोई कविता नहीं है, बल्कि ये जो है रीडिंग स्टोरी टाइप जो है, ये उनकी स्टोरी टेलिंग है, आत्मकथा है, जीवन स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है। तो उसको हम केवल जो है सारांश के तौर पर, समरी के तौर पर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक में ही देखें, तो सबसे बढ़िया समरी इससे अच्छी क्या होगी, दिया है प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। यानी उनके जीवन में जो प्रारंभिक समय में जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के बारे में बताया। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा है। अनेक कठिन परिस्थितियाँ, जो अप एंड डाउन्स आए उनके लाइफ में, जो विपरीत परिस्थितियाँ आई, उनको उन्होंने भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। डेडिकेशन के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा, कि मुझे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, यही उनका लक्ष्य था और इसको उन्होंने हमेशा अपने सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है। यानी यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है, तो उसको आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, अंदर से संतोष तो मिलता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। जब कोई काम को मन से करता है, तो उत्साह और लगन अपने आप अंदर से आती है। लेकिन अगर कोई काम बेमन से करता है, तो अपने आप उत्साह घट जाता है। इसलिए यदि आप अपने कार्य को उत्साह के साथ कर रहे हैं, तो अंदर से अपने आप ऊर्जा आएगी। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। यानी कि मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए,
और सर्वहित में अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य सफल होता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सबसे बड़ा कार्य है इनके जीवन का। तो ये तो हमारी बुक में छोटा सा एक जो है केंद्रीय भाव कहानी का यानी सेंट्रल आइडिया दिया गया है। केंद्रीय यानी सेंट्रल, भाव यानी आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस चैप्टर का, ये दिया है। अगर हम समरी देखें, सारांश देखें, तो पहले तो मेरी जीवन रेखा जो है एक निबंध है, ये हम जान लें, है ना। ये मेरी जीवन रेखा जो है इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जरूर गया है, आत्मकथा ज़रूर है, लेकिन ये आत्मकथात्मक निबंध है। ये निबंध का एक ऐसा रूप है जिसमें आत्मकथा बताई जाती है। तो अगर हम देखें मेरी जीवन रेखा निबंध का हम सारांश या समरी देखें, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथात्मक इस निबंध में उनके जीवन संघर्ष और साधना का परिचय मिलता है। उनके जीवन में क्या संघर्ष रहे, क्या उन्होंने साधना की, इसका परिचय मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतर कठिन परिश्रम की क्षमता हो, तो जीवन में उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, सफलता को कोई नहीं रोक सकता हमसे। लेखक को उनके मित्रों और हितैषियों ने अनेक पत्र लिखे हैं। वे लेखक के मुख से उनकी जीवन कथा सुनना चाहते थे। लेखक ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अपने जीवन के संबंध में कुछ बातें सूत्र रूप में दी हैं। तो लेखक के मित्रों ने यहाँ पर लेखक यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अनेक पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसीलिए जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस जीवन रेखा को, इस निबंध को लिखने का विचार बनाया अपने मित्रों के पत्रों के कारण। अब वो कहते क्या है कि लेखक के पिता देहाती थे, गांव के थे। उनका वेतन 10 रुपये मासिक था, महीने का 10 रुपये मिलता था। उस समय 10 रुपये काफ़ी थे। लेखक ने देहाती स्कूल में उर्दू पढ़ी थी। 13 वर्ष की आयु में वह यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ने चले गए थे। तो उर्दू और अंग्रेज़ी की शिक्षा तो वैसे ही हो गई। पारिवारिक कारणों से उन्हें स्कूली शिक्षा में आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। कुछ परिवार के कारण थे जिससे वो स्कूली शिक्षा को आगे जारी नहीं रख पाए। इसके पश्चात लेखक ने अजमेर में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी कर ली। बचपन से ही लेखक की रुचि सुशिक्षित लोगों की संगति करने की ओर थी, मतलब शिक्षित लोगों के साथ रहना उनको पसंद था। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने 4 आदर्श निश्चित किए। 4 आदर्श उनके जीवन के कौन कौन से थे, उन्होंने जो बनाए थे, समय की पाबंदी यानी समय को वेस्ट ना करना, रिश्वत ना लेना, भ्रष्टाचारी सूदखोरी ना करना, ईमानदारी से अपना काम करना और ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना। ज्ञानार्जन के लिए, नॉलेज के लिए हमेशा प्रयास करते रहना। सतत अभ्यास से, लगातार लगन से उन्होंने रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी का कार्य भी सीख लिया। अपने कार्य के कारण उन्हें उन्नति के लिए कभी भी प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ा। उन्हें कभी अपने प्रमोशन के लिए लेटर अर्जी नहीं लगानी पड़ी। उनके कार्य को देखते हुए उनके खुद प्रमोशन होते गए, खुद उनका जो है पदोन्नति होती गई। उनकी उन्नति का प्रधान कारण उनकी ज्ञान लिप्सा थी। उनकी उन्नति का एक कारण ये भी था कि ज्ञान में उनकी लिप्सा जिज्ञासा थी। वो ज्ञान की लिप्सा यानी ज्ञान की जिज्ञासा के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते जाते और ज्ञान का असर उनके व्यक्तित्व में, उनके कार्यों में देखने को मिलता और उनकी पदोन्नति अपने आप हो जाती। इससे उनकी मासिक आय उनकी योग्यता से कई गुना ज़्यादा हो गई। ये कारण था कि उनकी खुद की योग्यता से कई गुना ज़्यादा उनकी मासिक आय हो गई। मंथली इनकम उनकी खुद की योग्यता से ज़्यादा हो गई। कुछ समय के बाद उनके अधिकारी ने उनके द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। उन्होंने चाहा कि अधिकारी उन्हें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी औरों पर अत्याचार करें जो उनके नीचे काम करते हैं, जिससे कि जो है हमारा फ़ायदा हो। तो उनके द्वारा उन्होंने अपने जो है जूनियर्स पर अत्याचार करवाना चाहा अधिकारियों ने। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया, ये हमें बड़ा अच्छा जो है देखने को मिलता है कि अधिकारी के आदेश पर उन्होंने स्वयं तो 8 बजे दफ्तर में आना स्वीकार कर लिया, पर दूसरों को प्रतिदिन प्रातः 8 बजे आने का आदेश देने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं सुबह 8 बजे आऊँगा, लेकिन दूसरों को नहीं दे सकते, दूसरों को जो है प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, दूसरों पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरों को आदेश देने से इनकार कर दिया। बात बढ़ी कि आप अधिकारियों की बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। उनकी पत्नी ने भी लेखक के निर्णय का समर्थन किया और 8 आने रोज तक की आमदनी से घर का खर्च चलाने का भरोसा दिलाया। उनकी पत्नी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि अगर यदि 8 आने भी मिलते हैं तब भी मैं जो है घर का खर्च चला लूँगी। कहाँ 15 रुपये की नौकरी से वो 8 आने पर आ गए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती के संपादन कार्य से 20 रुपये मासिक वेतन और 3 रुपये डाक खर्च के लिए मिलते थे। बाद में सरस्वती का संपादन किया जिसके उन्हें 20 रुपये महीने के मिलने लगे और डाक खर्च के लिए 3 रुपये अधिक
मिलने लगे। लेखक के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पलटन में सिपाही थे। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनके पिता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही थे। वे मामूली पढ़े लिखे और बड़े भक्त थे, ईश्वर भक्त थे। गदर में उनकी पलटन ने भी विद्रोह कर दिया, उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया। जब गदर हुआ तो भारतीय सेनाओं ने विद्रोह करना शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उनके पिता ने पलटन से भागकर सतलुज में छलांग लगा दी थी, सतलुज नदी में। वे जैसे तैसे बच गए थे अंग्रेज़ों के हाथ से, और मांगते खाते कई महीने बाद साधु वेश में घर आए थे। इधर उधर मांगते खाते रूप बदल के, और इस प्रकार से कई महीनों बाद वो अपने घर वापस आए। लेखक के जो दादा हैं, लेखक बताते हैं कि वो संस्कृतज्ञ थे, संस्कृति और संस्कृत के जानने वाले थे, और पलटनों को पुराण सुनाया करते थे। पुराणों की जो कथाएं, 18 पुराण भारतीय संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में, तो वो कथाएं जो हैं वो लोगों को, सैनिकों को सुनाया करते थे। उनकी दादी ने उनके द्वारा इकट्ठी की गई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकों को बेचकर उनके पिता और चाचा का पालन पोषण किया था। जो उनके दादाजी बहुत सारी पुस्तकें लिख के गए थे, सैकड़ों, उन सैकड़ों पुस्तकों को दादी जी ने बेचा था, और उसके द्वारा ही उनके पिता और चाचा का पालन पोषण, अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। आगे लिखा है, उनके पितृव्य यानी कि चाचा जी में दुर्गा प्रसाद में नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। तो इनके चाचा के बारे में बताया गया है। उनके नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे, और यहाँ पर इसके बाद उनके नाना और मामा के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत के विद्वान थे। आगे लिखा है, बचपन से ही लेखक का अनुराग तुलसी रामायण और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। तो बचपन से ही जो लेखक हैं इस पाठ के, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो रुचि है, उनका जो रुझान है, वो तुलसी रामायण यानी कि रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र से उनका ये अनुराग और भी बढ़ गया था। उनका यह अनुराग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी किए थे, ट्रांसलेशन भी किए थे। अब आगे लिखा है कि एक अध्यापक के अनुरोध पर उन्होंने एक कोर्स की एक पुस्तक की समालोचना पुस्तकार में प्रकाशित की। इस समालोचना के फलस्वरूप इंडियन प्रेस ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। नौकरी छोड़ने पर उनके मित्रों ने उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने अंगीकृत कार्य में सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। इस कार्य में से उन्हें जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता, उसमें वे अनुवाद आदि का काम करते थे। उनके संपादन में सरस्वती पत्रिका का जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती गई। तो सरस्वती पत्रिका ही इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे लिखा है कि उन दिनों सरस्वती का काफ़ी सम्मान था। सरस्वती पत्रिका जो ये छापते थे, उसमें कुछ छापना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेखक को इस पत्रिका में छपवाने के लिए कई प्रलोभन दिए जाते थे, पर वह इन प्रलोभनों की परवाह किए बिना वही कार्य करते जिसमें वे पाठकों का लाभ समझते। मतलब सब लोग प्रलोभन देते, सब लोग चाहते थे कि इस पत्रिका में हमारा लेख छपे, हमारा विज्ञापन आए, मतलब हमारी न्यूज़ जो है या हमारा कुछ भी जो है वो इस पत्रिका में अगर छप जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो इतनी फेमस थी वो पत्रिका। तो सब लोग उन्हें विभिन्न प्रकार के लालच देते थे, लेकिन वो वही करते जो उन्हें ठीक लगता पत्रिका के लिए। तो वे पाठकों की रुचि का सदा ध्यान रखते थे और लेखों को संशोधित कर देते थे, जिससे उन्हें अधिक से अधिक पाठक समझ लें। उन्होंने अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप डालने की कभी भी कोशिश नहीं की। इस प्रकार से पूरे पाठ की हम जो है रूपरेखा समझ सकते हैं। पूरे पाठ की सेंट्रल आइडिया, ये पूरे पाठ का सारांश, समरी है, सब कुछ है। इस तरीके से पाठ जो है यहाँ पर ये पूरा होता है। अब यदि हम देखें कि इसके प्रश्न उत्तर क्या है, तो प्रश्न उत्तरों की तरफ गौर करते हैं। पाठ के शब्दार्थ को देख सकते हैं, जिससे आपको कठिन शब्दों के मीनिंग समझ में आएंगे और थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप ये शब्दार्थ जो है बहुत यूज़फुल हैं, आगे भी काम आते हैं हर तरीके से। तो ज़रूरी नहीं केवल पाठ के हिसाब से देखा जाए, नॉलेज के हिसाब से भी शब्दार्थ काम के। इसके बाद चलिए हम देखते हैं इसका अभ्यास, एक्सरसाइज। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा। इसका उत्तर लिख सकते हैं, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। उत्तर है, होशंगाबाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने द्विवेदी जी के अनुराग की वृद्धि कर दी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे।
तो इसका उत्तर है द्विवेदी जी लेखों की भाषा में संशोधन अधिक पाठकों की समझ में आने लायक कर देते थे, जिससे लेख जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को समझ में आए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने तृतीय रीडर पुस्तक लिखी। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है इसमें, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वे कहाँ तक सफल हुए? उत्तर है, द्विवेदी जी ने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए, जैसे कि वक्त की पाबंदी करना, दूसरा रिश्वत न लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था, फिर भी उसमें लगातार अभ्यास सफलता भी होती गई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयाग के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तृतीय रीडर की समालोचना पुस्तकाकार में प्रकाशित की। पुस्तकाकार यानी ग्रंथ साइज में, जो A4 पेज बोल सकते हैं, पुस्तक बड़ी साइज में ना। तो क्या लिखा है कि तृतीय रीडर की समालोचना पुस्तकाकार में प्रकाशित की थी। इस समालोचना में द्विवेदी जी ने उस रीडर के बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। इससे क्या होता है, प्रभावित होकर इंडियन प्रेस द्वारा उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, द्विवेदी जी अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। वे आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे, 2 आने महीने फीस देते थे, दाल ही में आटे के पेड़े या टिक्कियाँ पका करके पेट पूजा करते थे। मतलब अधिक उन्हें बनाना नहीं आता था भोजन वगैरह, तो जो दाल बनाते थे उसी में आटे की पेड़े बना के डाल देते थे और वही पक जाते थे, वही उन्हें खाने पड़ते थे इस प्रकार से। तो रोटी बनाना तब उन्हें आता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। विवश होकर अंग्रेज़ी के साथ फारसी पढ़ते थे। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटे, फिर पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुर्वस्था के कारण वे इससे आगे न बढ़ सके। उनकी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गई। उनकी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और वो भी सही है कि उनकी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते, लालच दिए जाते थे? इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, ये बताना है। तो उत्तर है, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए इस प्रकार प्रलोभन दिए जाते थे। कोई कहता, मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता, अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता, मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नजर की जाएगी। इन प्रलोभनों पर द्विवेदी जी बहरा और गूंगा बन जाते, यानी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते, कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये सब छापना ही नहीं था। इन प्रलोभनों पर द्विवेदी जी बहरा और गूंगा बन जाते थे और सरस्वती में वही मसाला जाने देते जिससे वे पाठकों का लाभ समझते थे। वे उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखते और यह देखते रहते कि उनके किसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो, मतलब वो लालच में नहीं आते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। जिसका मन अव्यवस्थित रहता है उसकी सफलता में संदेह रहता है। तो क्या उत्तर इसका? उपर्युक्त वाक्य का आशय है कि व्यवस्थित चित्त से किया गया काम सफल होता है, उसमें सहजता और सरलता होती है, आशंका तो उससे बिल्कुल नहीं होती। इसके विपरीत अव्यवस्थित चित्त से किया गया काम कुफल होता है, यानी सफल नहीं होता। वह दुखद होने के साथ आशंकाओं से भी भरा होता है कि सफल होगा भी या नहीं। इसके बाद पाठ के कुछ अन्य अभ्यास हैं, जिसमें भाषा अनुशीलन में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कुछ शब्द दिए, अल्पज्ञ, सतपथ, अनुकूल, जीवन, विद्वान और कृतज्ञ। तो उत्तर देखेंगे, अल्पज्ञ का होगा विलोम बहुज्ञ, सतपथ का होगा कुपथ, सतपथ यानी अच्छा पथ, कुपथ यानी बुरा पथ। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, बहुज्ञ यानी ज़्यादा जानने वाला। अनुकूल और प्रतिकूल। जीवन का होगा मरण, विद्वान का मूर्ख, कृतज्ञ का कृतघ्न। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ यानी उपकार ना मानने वाला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द में जैसे सरस्वती, मित्र, ग्रह, आत्मज और तरक्की। तो सरस्वती के पर्यायवाची हो सकते हैं देववाणी, वाग्देवी, गिरा, इस तरीके से हो सकते हैं। मित्र के हो सकते हैं साथी, दोस्त और सखा, सहचर। ग्रह के हो सकते हैं घर, आवास, भवन, सदन
आत्मज के हो सकते हैं पुत्र, बेटा, सुत। तरक्की के हो सकते हैं उन्नति, प्रगति, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांटिए। तो कौन कौन से शब्दों में छांटने हैं? आत्मज, धृष्टता, मदरसा, फीस, पाबंदी, निगरानी, स्कूल, जीवन, सैनिक, नज़र, मिडलैंड, मुलाजिम, उजरत, इस्तीफा, संगति। इसमें से तत्सम तद्भव और देशज और विदेशी शब्द छांटने हैं। तो तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में आए। तत् वह, सम समान, तत् प्लस सम, तत्सम, यानी वे शब्द जो समान रूप से संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में आ गए, यथा रूप में, एज इट इज़ रूप में आ गए। तो तत्सम शब्द हैं इसमें आत्मज, धृष्टता, जीवन और संगति। तद्भव शब्द है निगरानी और सैनिक। तद्भव शब्द यानी जो बदल जाते हैं हिंदी में आते आते। देशज शब्द हैं पाबंदी, फीस, मदरसा और मुलाजिम, ये देशज शब्द हैं, देशी शब्द। विदेशी शब्द हैं स्कूल, जो विदेशी भाषाओं के, स्कूल इंग्लिश का है, नज़र, मिडलैंड, उजरत और इस्तीफ़ा। इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द जो अलग अलग तरीके से हिंदी में यूज़ होते हैं ये बता दिए हमने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जैसे बोल सकते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे देहात का रहने वाला, तो देहात का रहने वाला देहाती। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। उपकार को मानना, कृतज्ञ। जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती हैं, प्रेस। कम ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैदान मारना, पेट पूजा करना और होश आना। 3 मुहावरे दिए हमें वाक्य में प्रयोग करना है केवल इनका। तो मैदान मारना का वाक्य में प्रयोग होगा, वीर पुरुष कहीं भी मैदान मार लेते हैं, यानी जीत हासिल कर लेते हैं। दूसरा है पेट पूजा करना, यानी खाना खाना, भोजन करना। तो इसका होगा पेट पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तीसरा है होश आना, तो बढ़ती हुई महंगाई से बड़े बड़े लोगों को होश आने लगा है। इसके बाद योग्यता विस्तार में कुछ अलग से प्रश्न दिए हैं जो कि बोर्ड के नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको हम छोड़ देते हैं। रीड कर सकते हैं, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से पार्ट यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे और भी वीडियो देखते रहिए और संस्कृत के भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो पूरा अभ्यास वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, पूरे पार्ट 1 से 21 तक, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।